अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी का मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं। अगर आपकी खुश नसीबी से आपको अच्छे पड़ोसी मुयस्सर आ गए हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी एक अच्छा हमसाया होने का अमली सबूत दें। मेरा नाम आबिद लोधी है और जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ एक ऐसे ही पड़ोसी से मुतल्लिक है जो नसीब से ही किसी को मिलते हैं। कई बरसों से इंसान वीरान जगहों पर रिहाइश इख्तियार करके वीरानों को रौनक बख्शते आए हैं। आज शहर कराची में खाल खाल ही ऐसी जगह होंगी जहाँ इंसानों ने रिहाइश इख्तियार न कर रखी हो। मैंने भी प्लाट खरीद कर जहाँ 4 कमरों का घर तामीर करवाया था वो भी पहले एक ऐसी ही वीरान और सुनसान जगह थी। हमारे घर के इर्द गिर्द गिनती के 4-5 घर ही आबाद थे। कुछ मकानात ज़ेरे तामीर थे लेकिन काम की रफ्तार बेहद सुस्त थी। अच्छी खासी ज़मीन कदरे वीरान और सुनसान पड़ी थी। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की एक तवील फहरिस्त बनाकर आबादी की जानिब रुख करना पड़ता था। इस मकसद के लिए एक अदद सेकंड हैंड कार खरीद ली थी जिसकी वजह से कदरे सहूलत हो गई थी। बेटा और बेटी को भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। अलबत्ता उस दिन खासी परेशानी उठानी पड़ जाती अगर कार में कोई ख़राबी पैदा हो जाती। एक दफ़ा छुट्टी वाले दिन मैं घर से बाहर खड़ा था और अपनी गाड़ी धोने में मसरूफ़ था कि अस्सलाम वालेकुम की मर्दाना आवाज़ मेरे पीछे सिमत से उभरी। मैंने फ़ौरन गर्दन घुमाकर आवाज़ के वजूद की जानिब देखा। वो मेरा ही हम उम्र एक शख्स था जो होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरे अपने हीरो की मानंद चमकती आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। खासी कदावर शख्सियत थी और मुतासिर कुन भी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। मेरा नाम गयासुद्दीन है, आपके पड़ोसी होने का शर्फ हासिल है। कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, सोचा एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए आपसे मुलाकात और राह रस्म बढ़ाने की इब्तिदा कर लेना चाहिए, सो मिलने चला आया। गयासुद्दीन ने खुश होते हुए कहा। गयासुद्दीन साहब काफ़ी खुश इखलाक और खुश गुफ्तार भी थे। आप मुझे कई दिनों से देख रहे थे लेकिन हैरत की बात है कि मेरी निगाहों से आप कभी नहीं गुजरे। मेरा मतलब यह है कि मैंने आपको आज और इस लम्हे से पहले कभी नहीं देखा। और मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि आपके मुखातिब करने से पहले मुझे आपकी आमद तक का एहसास न था। मैंने भी जवाबन मुस्कुराहट निछावर की। अरे भाई, आप हमें देख भी कैसे सकते हैं? सारा दिन तो आपकी निगाहों और तवज्जो का महव मरकज़ ये गाड़ी बनी रहती है। आप इस फटीचर के नाज नखरे उठाने में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि आपको एहसास तक नहीं हो पाता कि आपकी नज़रों के सामने से कौन और कब गुजर गया। गयासुद्दीन के लहजे में शोखी सी उभर आई। क्या करें साहब, मर्द की पूरी ज़िंदगी किसी न किसी मोनस हस्ती के नाज नखरे उठाने में ही गुजर जाती है। हर उम्र में कोई ना कोई मोनस चीज़ हमें अपने इशारों पर नचाती रहती है। मैंने खुश दिली से हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन आपकी ये मोनस चीज़ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। बेहतर है कि नौकरी के साथ साथ इसे भी अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह दें। हम जैसे बाहिम्मत मर्दों की मिसाल के ख़िलाफ़ है कि हम किसी भी मोनस को जबरी अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते रहें। गयासुद्दीन ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि औरत बुढ़ापे में पहुंचकर मर्द का ज़्यादा बेहतर साथ निभाती है। मैंने कहा, अरे मियाँ, गाड़ी की बात हो रही थी और आप गोश्त पोस्ट की बनी औरत को दरमियान में घसीट लाए। गाड़ी और औरत में बहुत फ़र्क होता है। औरत को आप अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, गाड़ी को नहीं। गाड़ी का मिजाज बिगड़ जाए तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता। औरत का मिजाज बिगड़ जाए तो दुरुस्त करना आसान होता है। औरत की अकल 30-35 साल के बाद ज़्यादा बेहतर काम करती है और गाड़ी में अकल नाम की कोई मशीन फिट नहीं होती। वफादार औरत भी वफा की गारंटी होती है। गाड़ी की गारंटी ख़त्म हो जाए तो वो अपने मालिक के लिए दर्द सर बन जाती है और मालिक की जेब हल्की करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देती। गयासुद्दीन साहब ने अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। बात तो आपकी बजा है लेकिन मजबूरी भी कोई चीज़ होती है, मैंने बेबसी से कहा। जी हाँ, और इत्तफाक से मोनस चीज़ ही होती है। गयासुद्दीन साहब के इस जुमले पर बेसाख्ता मेरे लबों से कहका निकल गया। इस मौजू से हटकर हमने एक दूसरे को अपने ख़ानदानी पसे मंज़र से आगाह किया। गयासुद्दीन साहब के भी एक बेटा और एक बेटी थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द अपने बीवी बच्चों को लेकर मेरे गरीब खाने पर हाजिर होंगे। लिहाजा ये बात अजीब सी थी कि उन्होंने अपने घर आने के लिए रस्मन भी मुझे न कहा। मेरा ख्याल है हमें कुछ बातें घर के अंदर चलकर और इत्मीनान से बैठकर करनी चाहिए। वैसे मेरी बेगम चाय अच्छी बना लेती है। मैंने उन्हें घर के अंदर चलने की पेशकश की। चाय फिर कभी इस वक्त कहीं और जा रहा हूँ।
वैसे आपसे ये मुख्तसर सी मुलाकात बहुत अच्छी रही और बेतकल्लुफ़ भी। इतना मैं जान चुका हूँ कि आप एक बहुत अच्छे, मुखलिस, मिलनसार, खुश अखलाक, भोले भाले, नेक, शरीफ और इंतहाई ईमानदार इंसान हैं। आपसे मिलकर मुझे वाकई खुशी हुई। गियासुद्दीन के लहजे में सच्चाई उनके लबों से अदा होने वाले अल्फाज का सबूत दे रही थी। खासे मर्दम शनास हैं आप। इतना तो मुझे भी अपने बारे में इल्म नहीं था। मैंने यूं ही मजाक, मेरे लिए वैसे ये हैरान कुन बात थी कि गियासुद्दीन ने मुझे या मेरी हस्ती को चंद लम्हों के अंदर इतनी गहराई से जान लिया था। बस एक हमारे अदना सी खसूसियत समझ लें, वो मुस्कुरा कर बोले और फिर एक बार हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। मैं उस वक्त तक उन्हें जाता देखता रहा जब तक उनका वजूद दिखाई देता रहा। अच्छे आदमी हैं। मैंने दिल ही दिल में उन्हें सराहा और कपड़े से अपनी गाड़ी खुश करने लगा। ये गियासुद्दीन साहब या अपने एक पड़ोसी से मेरी पहली मुलाकात थी। यूं तो हमारे इतराफ 4-6 और घर आबाद थे और अक्सर औकात उनके मकीन मेरी निगाहों के सामने से गुजरते भी थे, क्योंकि कार की वजह से मेरा ज़्यादातर वक्त घर से बाहर कार के नाज नखरे उठाने में गुजरता था और मैं वक्तन फ़वक्तन अपने पड़ोसियों को उनके घरों से बाहर आते या दाखिल होते देखता था, लेकिन उनमें कभी इतनी तौफीक ना होती कि अपने नए पड़ोसी से दुआ सलाम ही कर लें। ज़्यादातर मैं खुद ही सलाम में पहल किया करता, तो जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन को इकरार में हिलाते और आगे बढ़ जाया करते। ज़्यादा एहसान फरमाने के मूड में होते तो रूखे फीके लठ मार लहजे में सलाम का जवाब इनायत कर देते। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। खुश्क मिजाज पड़ोसियों को सलाम करने के बाद बेख्तियार मेरे लबों से दुआ निकलती और शायद मेरे लबों से निकलने वाले इन्हीं अल्फाज का कमाल था कि अल्लाह ने एकदम गियासुद्दीन जैसे खुश अखलाक पड़ोसी को मेरे पास भेज दिया। हालांकि वो हमारे करीबी पड़ोसी थे। मैंने अपनी बेगम को गियासुद्दीन साहब से पहली मुलाकात की तफसील बताई। शुक्र है कोई तो यहाँ जिंदा इंसान भी रहता है। उसने बड़ी अजीब बात की। ये जिंदा इंसान से आपकी क्या मुराद है? मैंने अपने उलझन लफ्ज़ों में बयान की। आबादी से कोसों दूर ऐसे वीराने में जहाँ गिनती के चंद ही घर आबाद हैं, जब उनके रिहायशी भी एक दूसरे से मेल जोल ना रखें तो फिर मुर्दे ही कहलाएंगे ना, जो अपनी अपनी कब्रों में पड़े रहते हैं। किसी की दर्द तकलीफ से कोई वाकिफ नहीं। बेगम की इस बात का मुझे कायल होना पड़ा। मेरी बेगम पर ही क्या मुनसर, मेरे बच्चों को भी इस बात का दुख और अफसोस था कि उन्हें खुश्क मिजाज और मुर्दा दिल पड़ोसी मिले थे, जो मेरे बीवी और बच्चों की लाख कोशिश के बावजूद दुआ सलाम से ज़्यादा मेल जोल रखने के तो हक में ही ना थे। एक मरतबा छुट्टी वाले दिन बेगम साहिबा ने हुक्म दिया कि आज बड़े गोश्त की बिरयानी और शामी कबाब बनाए जाएंगे, लिहाजा तमाम ज़रूरी चीज़ें 1 घंटा के अंदर मुहैया की जाएं। बेटी ने झटपट ज़रूरी अशिया की फहरिस्त बनाकर मेरी खिदमत में पेश कर दी। इसी मकसद के लिए मैं अपनी गाड़ी के इंजन पर झुका, उसकी मिन्नत समाजत करके उसे स्टार्ट होने पर राज़ी करने की कोशिश में मसरूफ़ था कि ऐन उसी लम्हे गियासुद्दीन साहब वारिद हुए। अरे लगता है आज शदीद नाराज़ है, बात तक करने के मूड में दिखाई नहीं देती। उन्होंने मेरी गाड़ी की छत थपथपाते हुए हस्बे आदत शौक लहजे में कहा। एक तरफ इसके नखरे और दूसरी जानिब बेगम साहिबा की फरमाइश। इसके नखरे उठाए बगैर बेगम साहिबा के हुक्म की तामील नहीं फरमा सकता और इस हसीना का मिजाज मैं दुरुस्त करने से कासिर हूँ। समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपनी बेबसी से उन्हें आगाह कर दिया। इसके साथ जो चाहें सलूक करें, लेकिन अपने मेहमानों के साथ एक अच्छे मेज़बान की तरह पेश आकर मेहमानों का दिल जीतने की कोशिश ज़रूर करें। उन्होंने गैर वाज़ेह बात की। इससे पहले कि मैं उनका अल्फाज का मतलब समझने या अपनी कम अकली का सबूत पेश करता, ऐन उसी लम्हे मेरे बेटे आगा ने वारिद होकर बताया कि गियास अंकल अपने बीवी बच्चों के साथ आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये सुनकर न जाने मुझे क्यों बेहद खुशी हुई और मैं उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गया। सुनती हो बेगम साहिबा, तुम्हारी सोकन यानी गाड़ी ने आज मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। ऐसी खामोश खड़ी है कि गोया उम्र भर स्टार्ट ना होने की कसम खा ली हो। लिहाजा रोज़ की तरह हमारी कौमी डिश आलू और दाल बनाकर गुजारा कर लो। बिरयानी और शामी कबाब से ख्वाब में लुत्फ़अंदोज़ हो लेना। हम तो गियास साहब से गप लड़ाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। मैंने घर में दाखिल होते ही बेगम साहिबा को सुनाने के लिए बावाज़े बुलंद ये लफ्ज़ अदा किए। गप्पे लड़ाई या पंजे, लेकिन पहले खाना खा लीजिए, ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं देगा। बेगम साहिबा की आवाज़ में ये अल्फाज सुनकर मुझे खुशगवार सी हैरत हुई। शायद मायूस होकर वो पहले से ही कोई आलू या दाल की भजिया तैयार कर चुकी थी। मैं गियासुद्दीन साहब के हमरा मेहमान खाने की जानिब बढ़ गया, जहाँ मेरी मुलाकात उनकी बीवी, बेटी और बेटे से हुई। दस्तरख्वान पर बिरयानी, शामी कबाब और खोए वाला जर्दा देखकर मैं हैरान रह गया और इसी हैरत भरी नज़रों से मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा। अरे ये सारा तकल्लुफ़ गियासुद्दीन और भाभी ने किया है। सच मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बेगम के लहजे से शर्मिंदगी का खुलकर इजहार किया गया।
یہ क्या गयास साहब, आपने तो हमें अच्छा मेज़बान होने का मौका फराहम नहीं किया और ख़ुद नहायत अच्छे तरीके से पड़ोसी होने का मुजाहरा फरमा गए। मैंने अपनी और बेगम की शर्मिंदगी कम करने के लिए दानिस्ता मजाक में बात उड़ा दी। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज से आप मुझे गयास साहब नहीं बड़े भाई कहेंगे। दूसरा ये कि मैंने आप जनाब से काम ले लिया, लिहाजा आज और इसी वक्त से ये तकल्लुफ़ भी ख़त्म। और सबसे अहम तीसरी बात यह कि भाभी और बच्चों का दिल बिरयानी और शामी कबाब खाने को चाह रहा था। अगर हम ले आए तो कोई एहसान नहीं कर दिया, आप दोनों सारा दिन शर्मिंदा ही होते रहेंगे। गयास भाई ने यह कहकर मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। लेकिन भाई साहब, आपको आज कैसे मालूम हुआ कि आज मेरा और बच्चों का बिरयानी और शामी कबाब खाने को दिल कर रहा था? बेगम के इस सवाल ने मेरी तवज्जो भी उस जानिब दिला दी। इन्हें ख्वाब में दिखाई दिया था। बेगम गयास ने मजाक में बात उड़ाना चाही। अरे भाई, आसान सी बात है, सारी बेगमात की फरमाइशें एक जैसी होती हैं। आज हमारी बेगम साहिबा का भी बिरयानी और शामी कबाब खाने को दिल चाह रहा था, सो हमने सोचा कि तफरीह इकट्ठी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। गयास भाई ने उस दिन अपनी जहानत से बात संभाल ली, लेकिन उनके जवाब से मेरे दिल को मुकम्मल इत्मीनान हासिल न हुआ। हो सकता है आप भूल गए हों, आपने ही बताया होगा। वैसे बिरयानी और शामी कबाब बेहद लजीज थे। जब मैंने अपने दिल की बात बेगम से बयान की तो उसने निहायत सहूलत से ये जवाब देकर मेरी उलझन में मजीद इजाफा कर दिया। आप भी किन चक्रों में उलझ रहे हैं? रात गई बात गई। वैसे एक बात है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और ये देखिए, मेरी बेगम ने अपने गले से एक सोने का हार उतार कर मुझे दिखाते हुए कहा। सोने का ये हार बेगम गयास ने बतौर ख़ास अपने गले से उतार कर मेरे गले में पहनाते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से हमारी मुलाकात का पहला तोहफा। मेरी बेगम के लहजे में भी खुशी मुझसे छुपी न रह सकी, जबकि मैं सोने का हार अपनी निगाहों के सामने कैसे अपनी जगह हैरत से बुत सा बना बैठा सोने के हार को देखे जा रहा था। वो हार असली और खालिस सोने का होने के अलावा वज़न में भी 3 तोले से किसी तरह कम न था। हार का जो डिज़ाइन था वो भी मेरे अंदाजे के मुताबिक बेहद पुराना था, जो मैंने तारीख़ की किताबों में ही देखा था। आजकल के सुनार ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बना सकते थे। ऐसे तारीख़ी कदीमी सोने के हार का गयास भाई की बेगम के पास होना और उनका मेरी बेगम को पहली मुलाकात में इतना कीमती तोहफ़ा पेश करना मेरे दिलो दिमाग में बेशुमार सवालात को जन्म दे रहा था। तुम्हें इनसे ये हार नहीं लेना चाहिए था, ये बहुत कीमती हार है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। अरे मैंने कब लिया है? उन्होंने अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया। हार के वज़न का एहसास करते ही मेरे दिलो दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि ये हार बहुत कीमती है। और अभी मैं हार लौटाने के बारे में सोच ही रहा था कि वो एकदम से बोली, हार के कीमती होने पर ना जाएं। मोहब्बत, खलूस और सबसे बढ़कर एहसान के आगे इस हार की कोई वक़्त नहीं। उनकी दोनों बातों ने मुझे कदरे हैरान कर डाला। पहली बात यह कि उन्होंने मेरे दिल की बात कैसे जान ली, और दूसरी ये कि वो किस एहसान की बात कर रही थी। लेकिन इतना कीमती हार, मैं गोया बुरी तरह उलझ कर रह गया। आप यकीन कीजिए कि यही सोचकर मैंने हार अपने गले से उतार कर उन्हें देना चाहा तो उन्होंने ना सिर्फ हार लेने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहकर मुझे हैरत ज़दा करके रख दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। पहले शौहर और फिर औलाद के लिए आपने जिस तरह कदम कदम पर अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा है, इस हार को उन्हीं कुर्बानियों का इनाम समझकर रख लीजिए। और वैसे भी घर आई किसी नेमत को ठुकराना अक्लमंदी नहीं। आप यकीन कीजिए आबिद, वो मेरे माजी के मुतल्लिक इस तरह हर बात मुझे बता रही थी जैसे उनका एक एक लम्हा मेरे साथ गुजरा हो। वो मुझे अपने ही वजूद का एक हिस्सा महसूस हो रही थी। बेगम के लबों से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ मेरी हैरत में इजाफा कर रहा था। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह हैरान और परेशान इस नुक्ते या सवाल पर गौर फरमा रहे थे कि गयास और गयासुद्दीन की बेगम वो हम पर इस कदर मेहरबान क्यों हो रहे थे। क्या हमारे माजी में उनका कोई किरदार रहा है? वो हमें हमसे ज़्यादा कैसे जानते थे? अलगर्ज़ गयासुद्दीन साहब के कुंबे से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए। उनके बीवी बच्चों से तो मेरा मिलना बहुत कम हुआ करता, लेकिन गयासुद्दीन या बड़े भाई से मिले बगैर और बातें किए बगैर शायद ही मेरा कोई दिन गुजरता। मेरी और मेरी बेगम का नेक ख्याल ये था कि बड़े भाई एक बेहद अमीर कबीर होंगे और उनका घर भी बेहद आलीशान होगा, जिसमें दौरे जदीद की हर आसाइश और सहूलत मौजूद होगी। वो और उनके बीवी बच्चे बहुत ठाट बाट वाली ज़िंदगी गुजारते होंगे और हर काम के लिए एक अलग मुलाजिम रखा होगा। लेकिन हमारे इस ख्याल की उस लम्हे बुरी तरह नफ़ी हुई जब पहली बार हमें उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि उन्होंने खुद ही हमें दावत दी। अब सोचता हूँ तो एहसास होता है कि शायद उन्होंने दानिस्ता ही हमें अपने गरीब खाने पर दावत दी थी, ताकि जो कुछ हम उनके मुतालिक सोच रहे थे उसका जवाब हमें मिल सके। बड़े भाई साहब का मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था, और अगर मैं ये कहूँ कि ताहाल ज़ेरे तामीर था तो कुछ गलत ना होगा।
दोनों कमरों में वाल टू वाल 7 रंग की दरी बिछी हुई थी, जिस पर नफासत से गाव तकिए रखे गए थे। फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी का बना तख्त एक कमरे में मौजूद था, जिस पर सुर्ख कालीन और सुर्ख रंग के गाव तकिए बिछे थे। पूरे घर में नामालूम सी मशहूर कुन खुशबू बिखरी थी, लेकिन हम आज तक इस खुशबू को शिनाख्त न कर पाए कि वो खुशबू किस चीज़ की थी। हालांकि उस लम्हे वहाँ अगरबत्ती या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं चल रही थी कि हम उस मशहूर कुन खुशबू को पहचान सकते, और ना ही हमने ऐसी खुशबू कहीं और महसूस की। किचन तो बिल्कुल खाली पड़ा था, बर्तन तो बर्तन, चूल्हा तक नहीं था। बेगन में कर में सरगोशी की और मैं सर हिलाकर रह गया। सोच लिया था कि गयास भाई से अपने दिलो दिमाग में चकराने वाले हर सवाल का जवाब पूछूंगा, लेकिन अल्लाह जाने क्यों गयास भाई के सामने ज़ुबान पर कोई सवाल ही ना आता। ज़ुबान ने गोया हिलने से माजूरी जाहिर कर दी। तो हमने उनसे बेशुमार बातें की, लेकिन जो बात हमारे दिलों में थी वो ज़ुबान तक ना आ सकी। और यही सूरत हाल मेरी बेगम के साथ रही। किचन में बर्तन और चूल्हा ना होने के बावजूद उन्होंने बड़ी पुरतकल्लफ दावत की। कई इकसाम के लजीज पकवानों से दस्तरखान भरा हुआ था। हमने खूब भर कर खाया और घर लौटाए। एक बात जो हमने बहुत शिद्दत से महसूस की कि जब भी मैं या मेरी फैमिली का कोई फ़र्द किसी छोटी मोटी मुश्किल में गिरफ्तार होता या हमें कोई परेशानी लाहक होती, तो गयासुद्दीन साहब लाजमी आ जाते और इस कदर हमें उस सहूलत से उस परेशानी से निजात दिलाते और मुसीबत को हमसे दूर कर देते, जैसे वो मुसीबत ही ना हो, बल्कि चाय में गिरी हुई कोई मक्खी हो जिसे उंगली की पोर से उठाकर चाय से दूर उछाल दिया जाए। मेरी बेटी लाला को यूनिवर्सिटी में एक औबाश किस्म का लड़का अक्सर परेशान करके हिरासा किया करता था। मैं उसकी तालीम न छुड़वा दूं, इस डर से वो नहायत खामोशी और सब्र व ज़ब्त से उसकी बेहुदा बकवास और फौहश गाने बर्दाश्त किए जा रही थी। लाला की ऐसी खामोशी को उसकी अज़ली कमज़ोरी समझकर उस लड़के की मर्दानगी में जोश आता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि वो ज़ुबानी कलामी बदतमीज़ी की हद फलांग कर उसे छूने की गुस्ताखियाँ करने लगा। वो लाला को बाजू से पकड़कर मुखातिब करता, कभी कई लड़के और लड़कियों के दरमियान आकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर फौहश किस्म के फिल्मी गाने गाकर अपने दिली जज्बात का इजहार करता, और कभी ऐसी धमकियां देता, इस बात के लिए मजबूर करता कि वो उसके साथ कैंटीन में बैठकर समोसे और कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जब इस बदमाश लड़के की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली गईं और लाला के लिए उसकी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हुई, तो उसने गयासुद्दीन की बेटी मारिया को अपनी परेशानी से आगाह किया। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मारिया ने हैरत से पूछा। 2 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसी 1-2 और लड़कियों का भी उसने यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी बेटी लाला की आंखों में आंसू आ गए। और तुम मुझे अब बता रही हो? शायद इसलिए अब्बा जान उस दिन मुझे कह रहे थे कि लाला के साथ रहा करो, मुमकिन है कि वो किसी परेशानी में हो। मारिया के इन अल्फाज ने मेरी बेटी लाला को हैरान कर दिया। गयासुद्दीन अंकल को मेरी परेशानी का अंदाज़ा कैसे हुआ? मैं तो उनसे सलाम के अलावा कोई बात ही नहीं करती, मेरी बेटी ने कहा। हाँ, अलबत्ता कल जब मैं यूनिवर्सिटी से आई तो वो अब्बू के साथ हमारे घर के बाहर खड़े थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मोहब्बत से जवाब देते हुए मुझे बगौर देखा, और इत्तफाक से उस दिन इस कमबख्त ने मुझे बस स्टॉप पर बहुत हिरासा किया। लाला ने खुद ही वजाहत कर दी। चाहता क्या है वो? मारिया ने अगला सवाल किया। मुझे क्या मालूम क्या चाहता है, बातें तो बहुत ही बेहुदा करता है। फिल्मी हीरो और हीरोइंस के शर्मनाक पोस्ट कार्ड्स भी अक्सर दिखाकर बड़ी हसरत अंगेज निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराता है। उसकी यही हरकतें साफ इशारा देती हुई नजर आती हैं कि वो क्या चाहता है, लाला ने कहा। कभी किसी लड़की ने उसे सबक देने की कोशिश नहीं की? मारिया के लहजे का इत्मीनान लाला को सुलगा गया। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। माय डियर, तुम भी एक लड़की हो और तुम्हें भी इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि हम लड़कियों के पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं होता, और हर नेक और शरीफ खानदान की लड़की को अपनी इज्जत जान से बढ़कर अजीज होती है। जलील और बेगैरत मर्दों की नज़र में किसी औरत की इज्जत की क्या वक़्त? ऐसे लड़कों को सबक देकर कोई भी लड़की अपनी इज्जत के अनमोल मोती को खोने की हिमाकत नहीं कर सकती। लाला ने उसे ठीक ठाक लेक्चर दे दिया। अगर वो लड़का भरी यूनिवर्सिटी में या कई लड़के और लड़कियों के सामने तुम्हारे पैरों में अपना सर झुकाकर और तुम्हारे पैर पकड़कर अपनी तमाम बदतमीजियों और बेअदबियों की तुमसे माफ़ी मांगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मारिया ने मुस्कुराकर पूछा। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, बल्कि बेहद खुशी होगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं, लाला ने दुखी लहजे में कहा। खैर, ऐसा मुश्किल भी नहीं है, मारिया ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। और दूसरे ही दिन उसकी यूनिवर्सिटी में एक हैरत अंगेज तमाशा हुआ। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो किसी फूल की तरह नरमो नाजुक दिखाई दे रही थी, यूनिवर्सिटी के बड़े गेट से एक शान बेनियाजी से चलती हुई अंदर दाखिल हुई।
नई चिड़िया को देखकर उस औबाश लड़के के दीदे फैल कर रह गए और चेहरे पर खबीसाना मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बदमाश सिर्फ दोस्तों को इशारा करता उस हसीना बेमिसाल की जानिब लपका और उसके सामने और बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और चहकती आंखों और लबों पर मुस्कुराहट सजाए लड़की को घूरने लगा। लड़की के बढ़ते कदम ठहर गए। उसने अपनी हसीन आंखों के चिलमन उठाकर अपने सामने खड़े लड़के को सर से लेकर पांव तक देखा और नापसंदीदगी से नफी में गर्दन हिलाती हुई उसके एक जानिब से गुजरी कदम ब कदम आगे बढ़ने लगी। लड़की की ये हरकत उस औबाश लड़के को इस कदर बुरी लगी कि वो दौड़ता हुआ एक बार फिर लड़की के रास्ते में हायल होकर खड़ा हो गया। लड़की ने ये उसकी दूसरी हरकत भी कतई नज़रअंदाज कर दी और अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन जब तीसरी बार भी लड़का अपनी हरकत से बाज ना आया और लड़की के सामने आ खड़ा हुआ तो कतई अचानक और तवक्को के बरखिलाफ उस हसीना ने औबाश लड़के का गिरेबान पकड़कर उसे नफरत से घूरने के बाद बिजली की तरह कड़कदार आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गई। चौथी बार मेरे रास्ते में हायल होने की कोशिश की तो अपनी हिमाकत की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। और ये कहते ही उसने लड़के का गिरेबान छोड़ दिया। औबाश लड़का और उसके दोस्त लड़की की इस हरकत पर निहायत डिठाई से हंसने लगे और फिर जैसे ही वो लड़का चौथी बार हसीना की राह में हायल हुआ, गीज़ो गज़ब से हसीना के चेहरे की रंगत बदल गई। उसकी आंखें सुलगते हुए कोयलों की मानंद दहकने लगीं। हसीना का सीधा हाथ जरा सा उठा और औबाश नौजवान के गाल पर इस कदर शिद्दत से पड़ा कि वो किसी लट्टू की तरह घूम कर रह गया। उसके 14 तबक रोशन हो गए। मुहावरतन ही नहीं बल्कि हकीकतन उसे दिन में तारे नजर आने लगे। जब वो चकराने से रुका तो उसके लिए अपने पैरों पर खड़े होना रहना मुश्किल हो गया। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर रह गया। साली कुतिया, मुझे मारा तूने, अभी मजा चकाता हूँ। संभलते ही वो बावले कुत्ते की मानिंद गुर्राते हुए खौफनाक इरादे से हसीना पर झपटा ही था कि हसीना की तरफ से पड़ने वाले एक और शदीद थप्पड़ ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग का एक एक तार झंझना उठा था। उसकी ये हालत देखकर लड़कियों के चेहरों पर मुस्कुराहट ने डेरे जमा लिए। लड़के दुख अफसोस से तकते रह गए, जबकि उसके बदमाश टाइप के दोस्तों ने राह फरार इख्तियार कर ली। हसीना ने पुश्ती जानिब से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया और उल्टे हाथ का एक बार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। लड़के के मुंह से खून का फवारा उबल पड़ा और उसके गाल की खाल पूरी तरह फट गई। देखने वाली हर निगाह में हैरत ऐसी बसी हुई थी, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर फूल की तरह नाजुक सी दिखाई देने वाली एक लड़की के अंदर इतनी गैर मामूली ताकत भरी है। उसका हर अगला थप्पड़ पिछले थप्पड़ से ज्यादा अजियतनाक था। लड़के के मुंह से उबल उबल कर खून बाहर आ रहा था। उसके होंठ भी बुरी तरह फट कर रह गए। कई दांत भी टूट कर खून में तर जमीन पर आन पड़े। अल्लाह जाने हसीना ने उसे 4 थप्पड़ रिसीव किए थे या 5, लेकिन हर थप्पड़ ने उसकी हालत बुरी करके रख दी थी और आखिरी थप्पड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो अपने होशो हवास खो बैठा था। हसीना ने नफरत और हिकारत से उसे एक लात रसीद की और अपने हाथ झाड़ती हुई गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए। लड़के और लड़कियां गोश्त पोस्त के जिंदा मुजस्मे बने खड़े और हसीना को जाते हुए देखते रहे। उन्हीं में मेरी बेटी लाला भी थी। इस हैरत अंगेज तमाशा के बाद वो लड़की फिर किसी को दोबारा दिखाई न दी। औबाश लड़का भी गैर मुइना मुद्दत के लिए एक सरकारी अस्पताल का मेहमान बनकर रह गया। कई दिनों तक वो पुरस्कार लड़की और उसकी मिसाली बहादुरी हर जुबान की कहानी बनी रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त की धूल ने इस कहानी को धुंधलाना शुरू कर दिया। मुमकिन है मेरी बेटी के दिलो दिमाग से भी इसी वाकया के नक्श मिट कर रह जाते, मगर एक दिन अचानक वो लड़का यूनिवर्सिटी आन वारद होकर कई लड़कों और लड़कियों की मौजूदगी में लाला के कदमों में अपना सर झुकाकर और अपने दोनों हाथों से लाला के पैर पकड़कर उससे अपनी बदतमीजी और बेहूदगियों की माफ़ी तलब करने लगा। लाला ने देखा कि वो बेहद खौफजदा और हिरासा दिखाई दे रहा था। जब तक लाला ने उसे माफ़ ना कर दिया, उसने लाला के पैर ही ना छोड़े और ना ही उसके कदमों पर रखा अपना सर उठाया। उसके गाल और होंठों पर टांकों के निशानात बहुत बदनुमा लग रहे थे। उसे एक आंख से ना तो साफ दिखाई दे रहा था और ना ही कान से साफ तौर पर सुनाई देता था। इस वाक़े ने उसकी ज़ुबान को भी मुतासिर किया था। उसे बात करने में दिक्कत सी होने लगी और उसकी बातें बड़ी मुश्किल से समझ आती थी। मुख्तसर ये कि उस हसीना ने उस लड़के की ज़ाहिरी हालत बदल कर रख दी। वो गोया इबरत की अलामत बनकर रह गया था। सिर्फ ये बताकर मुझ पर एक एहसान कर दो कि वो लड़की कौन थी, कोई इंसान थी या जिन। लड़के ने मेरी बेटी लाला से ये सवाल पूछकर उसे हैरान होने पर मजबूर कर दिया। मुझे क्या मालूम कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गायब होगी। हम में से किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। आप मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लाला ने अपनी हैरत लफ्ज़ों में बयान कर दी। क्योंकि जिस दिन से ये वाक़या पेश आया और मुझे अस्पताल में होश आया तो वही लड़की नर्स के लिबास में मलबूस मेरे सामने खड़ी थी
और रुई की मदद से मेरे चेहरे पर जमा खून साफ करते हुए उसने झुक कर मेरे कान में ये कहा था कि सेहत याब होते ही यूनिवर्सिटी जाकर कई लड़के और लड़कियों की मौजूदगी में लाला के कदमों पर अपना सर रखकर और उसके पैर पकड़कर उससे अपनी तमाम बदतमीजियों और बेहूदगियों की माफ़ी मांगना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना, मेरे लिए कहीं भी पहुंचकर तुम्हें वैसा ही दूसरा सबक सिखा देना कोई मुश्किल नहीं। लड़के की ये बात लाला के दिमाग को एक झटका दे गई। उसके तस्वर के पर्दे पर गयासुद्दीन की बेटी मारिया का वजूद लहराने लगा। अगर वो लड़का कई लड़कों और लड़कियों के सामने तुम्हारे पैरों पर अपना सर रखकर और तुम्हारे पैर पकड़कर, उसे मारिया के लफ्ज़ याद आने लगे। और ये भी किस कदर हैरत अंगेज बात थी कि मारिया ने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। तो क्या वो लड़की मारिया ने भेजी थी? लाला इस सवाल में उलझ कर रह गई। जब उसने अपनी ये उलझन मारिया से बयान की तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई, एक नेकी का काम था, मैंने कर दिया, या किसी और ने, तुम्हें इससे क्या लेना देना? एक खबीस से तुम्हारी जान छूट गई, तुम्हें खुश होना चाहिए। मारिया ने जवाब देकर एक सवालिया निशान उसकी दिमाग की स्लेट पर हमेशा के लिए रकम कर दिया। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात का जिक्र है। बड़ी जोरों की तूफानी बारिश हो रही थी और ठंड इस कदर बढ़ चुकी थी कि कई गर्म कपड़े जेबे तन करने के बावजूद ठंड थी कि हड्डियों में पेवस्त हुई जा रही थी। ऐसी नाकाबिले फरामोश ठंड में कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखी है कि अचानक मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और चंद मिनटों के अंदर उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना या फिर घर पर डॉक्टर को तलब करना इंतहाई ज़रूरी हो गया। लेकिन मुसीबत ये कि मेरी फटीचर कार हस्बे दस्तूर ख़राब थी, और दूसरा ये कि ऐसी तूफ़ानी बारिश और गज़ब की ठंड में कौन घर से बाहर निकले की हिम्मत करता। और दूसरी तरफ हमारी इकलौती बीवी की ज़िंदगी का सवाल था जो हमें उकसाए दे रहा था कि हम घर से बाहर कदम रखें और कुछ भी करके कहीं से भी किसी डॉक्टर को लेकर आएं। लेकिन खुदा बेहतर जानता था कि कई बार हिम्मत करने के बावजूद हमारे कदम दरवाजे की चौखट फलांकर बाहर जाने पर राज़ी होने को तैयार नहीं थे। अल्लाह जाने एकदम से बेगम साहिबा को क्या हुआ कि जिस्म में उठने वाली बैक वक्त कई दर्दों और टीसों की अजियत बर्दाश्त न करके वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। तड़पती हुई बेगम साहिबा ने यह इंकशाफ भी किया कि शादी से पहले उसे एक बार ये दर्द उठ चुका था और किसी महंगे इंजेक्शन के लगने से ही दर्द में आराम हुआ था, लेकिन इंजेक्शन का नाम उसे मालूम नहीं था। अगर गयास भाई इस वक्त होते तो शायद हम दोनों हिम्मत करके किसी डॉक्टर को पकड़ कर ही ले आते। ऐसी तूफ़ानी बारिश और गज़ब की सर्दी में अकेला मैं कहाँ ख्वार होता फिरूंगा। अभी मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दफतन मेन गेट पर पंजे मारे जाने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ऐसी तूफ़ानी बारिश में कौन हो सकता है? दिमाग में पहला ख्याल यही आया, आबिद मियाँ गेट खोलो, मैं हूँ गयासुद्दीन। उनकी आवाज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर सुनाई दी। मैं तीर की मानंद सुनसनाता हुआ बाहर निकला और फ़ौरन मेन गेट का छोटा वाला दरवाज़ा खोलकर गयासुद्दीन को अंदर आने के लिए कहा। अभी एक लम्हा कबल ही मैंने उन्हें दिल में याद किया था और अल्लाह की शान देखो कि अगले ही लम्हे वो मेरे सामने खड़े थे। क्या हुआ भाभी जान को, खैरियत तो है? उनके लबों से निकलने वाले इब्तिदाई कलमात थे जिस पर असूलन मुझे चौंकना चाहिए था, लेकिन मैं इस कदर परेशान था कि मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी और उन्हें अपने बेडरूम में ले आया। बेगम साहिबा की तड़प देखकर वो भी परेशान हो गए। किसी डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने अगला सवाल किया। बिल्कुल ठीक थी, अभी चंद लम्हे कबल अचानक ही उसकी ये हालत हुई है। ऐसी सर्दी और बारिश में अल्लाह जाने कोई डॉक्टर आने पर राज़ी होगा या नहीं। ऐसी जगह पर किसी डॉक्टर का मिलना इतना आसान भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने अपनी परेशानी का खुलकर इजहार कर दिया। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, तुम कुछ सूरतें पढ़कर इन पर फूंकते रहो, मैं अभी आया। गयासुद्दीन ये कहकर जाने के इरादे से अपने पूरे वजूद के साथ घूम गए। लेकिन आप कहाँ चल दिए भाई साहब? मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन वो दरवाज़ा अबूर कर चुके थे। मैं उनके पीछे लपका। अरे ऐसी तूफ़ानी बारिश ठंड में आप कहाँ जाएंगे? मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? इंसान की तड़प का खामोशी से नज़ारा करते रहे? उन्होंने खफकी का इजहार किया और मेरी हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद कराया। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि हम कुछ देर और देखते हैं, शायद बारिश थम जाए, बारिश की शिद्दत में कमी हो जाए तो हम दोनों चलते हैं और तलाश करते हैं कोई डॉक्टर जो आने पर राज़ी हो। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की। मरीज़ा को ऐसी हालत में तन्हा छोड़कर जाना ठीक नहीं। तुम सिर्फ उनका ख्याल रखो, हमें भी आते हैं, उन्होंने कहा और हवा के बगोले की मानंद बढ़ गए। मेरा बेटा और बेटी रज़ाइयों में दुबके सर्दियों की रातों की मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। उस लम्हे उनके फरिश्तों को भी इल्म न था कि ये रात उनके माँ बाप पर कैसी भारी गुजरी होगी। बहरहाल मैंने उन्हें उनकी मीठी नींद से जगाने की हिमाकत न की और अपने कमरे में चला आया। गयासुद्दीन सच कह गए थे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मैंने 2 सूरतें ही पढ़कर बेगम साहिबा के जिस्म पर फूंके मारी
कि उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। अभी मैंने तीसरी सूरत पढ़ने का इरादा ही किया था कि कमरे में गयासुद्दीन दाखिल हुए। उनके पीछे ही पैंट शर्ट और कई गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ डॉक्टर भी कमरे में दाखिल हुआ। अरे इतनी जल्दी आप ये डॉक्टर कहाँ से पकड़ लाए? मैंने हैरत को लफ्ज़ों में बयान किया। मेरी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो डॉक्टर उस तरफ चौंका और हैरत इस्तेजाब से हमें देखने लगा, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया हो और उसकी समझ में ना आ रहा हो कि उसे क्यों और किसने बेदार किया। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, आप लोग कौन हैं? डॉक्टर के लबों से अदा होने वाले लफ्ज़ मुझे बड़े अजीब लगे। मैं तो अपने अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे यहाँ कौन लाया? वो बदस्तूर हवास बाख्ता सा सवाल करता रहा। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, आप रास्ते भर सोते रहे, इसलिए आपको मालूम ना हो सका कि हम कब यहाँ पहुँच गए, गयासुद्दीन ने जवाब दिया। लेकिन वो नौजवान डॉक्टर बज़िद रहा कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, बल्कि उसने तो एक नई कहानी सुना डाली, बकौल उसके कि वो अपने अस्पताल में नाइट ड्यूटी अंजाम दे रहा था। एक मरीज को चेक करके वो वार्ड से निकलकर कॉरिडोर में आया, तब उसकी निगाहों ने गयासुद्दीन साहब को वारिद होते हुए देखा। डॉक्टर उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, इससे पहले कि वो अपने कमरे तक पहुंचता। सुनिए कहकर एकदम गयासुद्दीन ने उसे मुखातिब किया। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप प्लीज़ डॉक्टर उस्मान के पास जाकर अपना मसला बयान कीजिए। वो सामने ही उनका कमरा है। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से कॉरिडोर के इख्तिताम पर बने एक कमरे की निशानदेही करते हुए एक लम्हे के लिए निगाहें उठाकर गयासुद्दीन की निगाहों में देखा था। बस वही एक लम्हा अपना काम कर गया। उस लम्हे के बाद डॉक्टर साहब के दिमाग ने मेरे घर में कदम रखने के बाद ही काम शुरू किया। उस लम्हे से लेकर घर में दाखिल होने के दरमियान की कोई बात उसे याद न थी, और यही बात मुझे भी हैरत के समुद्र में डुबकियां लगाने पर मजबूर कर रही थी। ये मरीज़ा हैं, आप ज़रा इनका मुआयना करके बताइए कि इन्हें कैसी तकलीफ लाहक है, जो बुरी तरह तड़प रही थी। गयासुद्दीन के तवज्जो दिलाने पर डॉक्टर हर बात को पसे पुश धकेलते हुए मेरी बेगम के वजूद पर झुक गया और नहायत तवज्जो से उनका मुआयना करने लगा। अंदरूनी अज़ा में तनाव या खिंचाव की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। बेवक्त कई अज़ा में अकड़न पैदा होने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। इन्हें सर्दी से बचाए रखें और जितना ज़्यादा हो सके गर्म ग़िज़ाएँ खाने को दें। फ़िलहाल इन्हें एक इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये इंजेक्शन आपको सिर्फ शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा। ये कहकर डॉक्टर साहब ने एक पर्चे पर इंजेक्शन का नाम लिखकर गयासुद्दीन की तरफ पर्चा बढ़ा दिया। अल्लाह जाने ये मेरा वहम था या हकीकत, लेकिन मुझे उस नौजवान डॉक्टर की आंखों में खौफ सा लहराता दिखाई दिया। वो गयासुद्दीन को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। गयासुद्दीन ने पर्चा लेकर अपनी निगाहों पर्चे पर लिखे इंजेक्शन के नाम पर लगा दी, जैसे वो नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मैंने देखा कि उनके होंठ गैर महसूस तरीके से हिल रहे थे, पर इंजेक्शन तो आपके मेडिकल बॉक्स में मौजूद है। चंद लम्हों बाद उन्होंने पर्चे से निगाहें हटाकर डॉक्टर की सूरत देखकर कहा, व्हाट, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने पूरे यकीन से उन्हें झुठलाया। अस्पताल में जब मैंने आपको मरीज़ा की हालत से आगाह किया तो ये कहकर आपने इंजेक्शन अपने मेडिकल बॉक्स में रख लिया था कि शायद इसकी ज़रूरत पेश आ जाए। गयासुद्दीन की बात सुनकर वो सिर्फ गहरा सांस लेकर रह गए। मुझे कुछ याद नहीं कि अस्पताल में तुमने मुझसे कब और क्या कहा। जहाँ तक बात है इस इंजेक्शन की, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ऐसा कोई भी महंगा इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं, और ना ही सरकार हमें मुहैया करती है। डॉक्टर के लहजे में बेजारी और गुस्सा था। आप अपना मेडिकल बॉक्स खोल कर तो देखें, एक नज़र देखने में क्या हर्ज है। गयासुद्दीन के लहजे में बदस्तूर नरमी थी। ना चाहते हुए भी डॉक्टर साहब ने अपना मेडिकल बॉक्स खोला तो बॉक्स में मौजूद मतलूबा इंजेक्शन देखकर उसकी आंखों में दुनिया जहान की हैरत मिटाई। ये सब क्या है? ये आज मेरे साथ कुदरत क्या खेल खेल रही है? वो गोया चीख पड़ा। बहरहाल उसने इंजेक्शन मेरी बेगम को लगा दिया। मेरे जज्बात और एहसासात भी डॉक्टर से कुछ अलग न थे। मैं भी लम्हा बलम्हा हैरत के समंदर की गहराइयों में डूबने लगा। मेरे दिल की गुलाम गर्दिशों में कई किस्म के सवालात जन्म ले रहे थे। मेरी बीवी की तबीयत अचानक ही ख़राब हुई थी, सिवाय मेरे कोई नहीं जानता था कि मेरी बीवी की हालत एकदम बिगड़ गई। इसके बावजूद जब मैंने दिल में गयासुद्दीन को याद किया तो अगले ही लम्हे उनका आ जाना और पहला ही सवाल मेरी बीवी की तबीयत में करना हैरत अंगेज़ बात थी। दूसरी हैरतनाक और नाकाबिले यकीन सच्चाई ये थी कि चंद मिनट के अंदर वो डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर साहब के मेडिकल बॉक्स पर अस्पताल का जो नाम जली हरूफ से लिखा था, वो अस्पताल शहर के दरमियान वाक़या था और बहुत मशहूर और मरूफ अस्पताल था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसी तूफ़ानी बारिश और ठंड में अस्पताल तक पहुंचने और वहां से डॉक्टर को ले आने में कम से कम 5 घंटे ज़ाया होना एक लाजमी बात थी, लेकिन गयासुद्दीन ने यह काम 5-6 मिनट में अंजाम कर दिया। घंटों का सफ़र मिनटों में कैसे बदल गया, ये सवाल अपनी जगह अहम था। मैंने अपनी निगाहों का जाविया गयासुद्दीन के चेहरे पर टिका दिया और सोचने लगा, गयासुद्दीन तुम क्या चीज़ हो?
वैसे तो बड़े भाई साहब, कल रात आपकी फुर्ती नाकाबिले यकीन थी। कल तो गोया आपने मुझे चकरा कर रख दिया। दूसरे दिन जब वो मेरी बीवी की तबीयत पूछने तशरीफ़ फरमाए तो मैंने अपनी हैरत का इजहार बिला खौफ कर दिया। बात सिर्फ इतनी है आबद मियाँ कि अल्लाह पाक ने मौत का एक दिन मुअय्यन कर रखा है। भाभी की ज़िंदगी बाकी थी, इसलिए सब कुछ आसान हो गया, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। गियासुद्दीन ये जवाब देकर मुझे मज़ीद कुछ कहने के लायक ही ना छोड़ा, लेकिन मेरी बेटी लाला की तरह मेरे दिमाग की स्लेट पर भी एक सवालिया निशान रकम हो चुका था। बहरहाल ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे। कभी गियासुद्दीन साहब एकदम से महीने भर के लिए गायब हो जाया करते और कभी दिल में याद करने से ही आ जाते। ताहम वो अपनी गैर हाज़िरी से मुतल्लिक बात करना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से मैं भी उन्हें ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझता था। कुदरत की मेहरबानी से मेरे बेटे दानियाल को तालीम मुकम्मल करते ही उसकी पसंद की नौकरी मिल गई। ये भी दिलचस्प बात थी कि जिस मनपसंद नौकरी के लिए वो इंटरव्यू देने गया, वहाँ के उम्मीदवार पहले से मौजूद थे और मेरा दानियाल वो खुशनसीब इंसान था जिसे वह नौकरी मिली। उसके इंतखाब की कहानी भी अपने अंदर बेशुमार सवालात समेटे थी। उसने ऑफ़र लेटर दिखाते हुए बताया, मुझसे कई बेहतर और ज़्यादा तालीम वाले लोग वहाँ मौजूद थे और एक दो लड़कों के पास तो बड़े ओहदों पर फायज़ आला अफसरान के सिफारशी लेटर्स भी थे। लेकिन जब उन सब को खाते में ना लाते हुए चपरासी ने मेरा नाम पुकारा और मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर कमरे में जाने के लिए कहा तो मैं हैरान रह गया। मेरी हैरत इसलिए भी हक बजानिब थी कि नंबर शुमार के लिहाज से मेरा नंबर 22वां था, लेकिन मुझे पहले बुला लिया गया। मैं ये सोच कर ही नर्वस हो रहा था कि अल्लाह जाने वो किस नौयत के सवाल करें, मैं उन सवालात के जवाब दे सकूंगा या नहीं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनके हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद और यकीन से देता रहा। और जब मालिक के लबों से ये लफ्ज़ अदा हुए कि मिस्टर दानियाल यू आर सिलेक्टेड, तो कई लम्हात तक मुझे अपनी समात पर यकीन न आया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और अगर वो ख्वाब था तो ताबीर उस वक्त मेरे हाथ में थी। उसने बेखुद होकर ऑफ़र लेटर को चूम लिया। उसी लम्हे मेरे दिल ने गियासुद्दीन को अपनी अथाह गहराइयों से याद किया और हस्बे मामूल अगले ही लम्हे वो आते दिखाई दिए। इससे पहले कि मैं उन्हें दानियाल को पक्की नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनाता, उन्होंने मेरे लब खोलने से पहले ही मुबारकबाद पेश करके मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह जाने क्या बात थी कि गियासुद्दीन से उनसियत इस हद तक जा पहुंची कि हर दुख और खुशी के लम्हात में वो याद आने लगते और दिल चाहता कि अपना हर दुख सुख उनसे बयान करूं, लेकिन उसकी नौबत ही ना आती। वो मेरे या मेरे बीवी बच्चों के दुख सुख से आज खुद वाकिफ़ हो जाया करते, लेकिन एक बात तय थी कि मुझे उनकी बहुत आदत पड़ चुकी थी। इसलिए जब भी वो एकदम से अचानक कई कई दिनों के लिए गायब होकर रह जाते तो मेरा दिल गोया मुरझा कर रह जाता। ये उन्हीं दिनों का वाक़या है कि गियासुद्दीन साहब हस्बे आदत कहीं गायब हो गए। मेरी बेटी लाला के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। लड़का ना सिर्फ बेहद तालीम याफ्ता सुलझा हुआ ज़हीन और ख़ूबसूरत था, बल्कि खासी माकूल हैसियत का मालिक भी था। उसके माँ बाप भी बाखलाक, मिलनसार, रोशन ख्याल और खुश मिजाज लोग थे। मेरी बेगम साहिबा इतना अच्छा रिश्ता आने पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो तो लड़के वालों की पहली आमदी पर हाँ करने को तैयार बैठी थी। मैं तो कहती हूँ हमें आज ही कोई मुनासिब जवाब दे देना चाहिए। ऐसे अच्छे रिश्ते नसीब से ही मिलते हैं। हमारी दुआएं रंग लाई हैं, कभी अल्लाह ने ऐसा अच्छा रिश्ता भेजा है। बेगम की इस बात से अगरचे मुझे भी इत्तफाक था, लेकिन शुरू दिन से ये मेरी आदत रही थी कि मैंने कभी किसी मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया था। मुझे जल्दबाजी पसंद ही ना थी, इसलिए मैंने उन लोगों से सोचने के लिए मोहलत तलब कर ली। ज़ाहिर है बेटी का मामला है, आप बेशक अपने दिलो दिमाग की मुकम्मल तसल्ली कर लें। आइंदा हफ्ते हम फिर तशरीफ़ लाएंगे। लड़के के वालिद ने खुश इखलाकी का भरपूर मुजाहरा किया। मैंने और मेरे बेटे ने अपने तौर पर इंतहाई तसल्ली बख्श छानबीन की। एक हफ्ते की अर्करेज़ तहकीकात का नतीजा खासा उम्मीद अफजा बरामद हुआ। लड़के और उसके घर वालों से मुतल्लिक अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। मैंने अपने दिलो दिमाग की मुकम्मल तसल्ली के बाद कह दिया कि बेगम, इस हफ्ते वो लोग आएँ तो बेखौफ होकर हाँ कह देना। ये बात सुनकर मेरी बेगम के चेहरे पर भी खुशी के कई रंग बिखर गए। अब आप इसे मेरी खुशनसीबी कह लें या मेरी बेटी लाला पर कुदरत की मेहरबानी की इंतहा के जिस दिन लड़के वालों को तशरीफ़ लाना था, उसी दिन लड़के की आमद से चंद लम्हे कबल एकदम से गियासुद्दीन भी महीने भर की गैर हाज़िरी के बाद अचानक से चले आए। वाह बदमियाँ, बेटी का रिश्ता तय करने जा रहे हो और हमें हवा ना लगने दी। मुसाफा करने और गले मिलने के बाद उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा, आपका कोई अता पता होता तो आपको बतलाता ना, लेकिन आज खूब आए, लड़के वाले बस आने ही वाले होंगे। मैंने इस तरह खुश होकर जैसे उन्हें कोई इत्तला पहुंचाई तो वो सिर्फ इकरार में गर्दन हिलाकर रह गए। गियासुद्दीन ने लड़के और उसके वालिद से मुसाफा किया और एक तरफ खामोशी से सोफे पर बैठ गए। बातों और हंसी ने माहौल को गरमा दिया था।
उसी दिन हमारी बेगम चाय के साथ कुछ नमकीन और मीठे लवाजमात लिए चली आईं। लड़के के माँ बाप अपने बेटे की फर्माबरदारी, ईमानदारी और खुदातरती के किस्से बयान करने लगे, जबकि लड़के ने अपने रोशन मुस्तकबिल की बाबत बतला दिया। इस दौरान गयासुद्दीन खामोशी का इश्तिहार बने बैठे रहे। अलबत्ता उनकी निगाहों का जाविया वक्तन फवक्तन तीनों हस्तियों पर बराबर मुर्तकिज होता रहा और वो तीनों भी गयासुद्दीन को सवालिया निगाहों से देखे जा रहे थे। जी भाई साहब, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? लड़के के वालिद ने असल मकसद की तरफ आते हुए पूछा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देने के लिए अपने होठों को मुतहरिक करता, ऐन उसी लम्हे गयासुद्दीन लड़के की माँ की आंखों में देखते हुए एक बेमैनी सा सवाल करके सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। रुबीना अब कैसी है? ये सवाल करने के बाद उन्होंने लड़के के वालिद और लड़के को भी अपनी निगाहों की जद में लिया। लहजा भी खासा गरजदार था। कौन रुबीना? लड़के की माँ ने जबरी मुस्कुराने की कोशिश की और मेरी बेगम की जानिब देखकर पूछा, ये साहब कौन है? हैरत है, आप रुबीना को नहीं जानती? गयासुद्दीन ने एक बार फिर हमें लब खोलने का मौका न दिया। साहबजादे, आप तो यकीनन रुबीना से वाकिफ होंगे। उन्होंने अपनी निगाहें लड़के के चेहरे पर जमाकर कुछ ऐसे दहशत अंगेज लहजे में पूछा कि लड़के का पूरा वजूद हिलकर रह गया। वो बिना जवाब दिए गयासुद्दीन को देखता रह गया। उसकी रंगत में वाक़या होने वाली खौफ की जर्दी मेरी निगाहों से पोशीदा न रह सकी। कौन है ये साहब और किस रुबीना की बात कर रहे हैं? लड़के की माँ ने डिठाई से पूछा, लेकिन लड़का और उसका वालिद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने खातून को ज्यादा बोलने का मौका ही न दिया और उन्हें लिए खामोशी से चल दिए। भाई साहब, ये सब क्या है? ये रुबीना कौन है? ये लोग खामोशी से उठकर क्यों चले गए? मेरी बेगम ने हैरत और दुख से पूछा। इस पते पर अपने बेटे दानियाल को नवाब शाह भेज दीजिए, सारी हकीकत आपको रोशन हो जाएगी। उन्होंने जेब से कागज निकालकर मेरी जानिब बढ़ाया। दानियाल ने नवाब शाह से आकर बताया कि रुबीना इस लड़के की दूसरी बीवी का नाम था, जिसे माँ बेटे ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे जिंदा जलाने से कबल वो जबरी उसके बाप की कुछ दौलत और जायदाद अपने नाम करवा चुके थे। उनके इस घिनौने जुर्म में लड़के का वालिद बराबर का शरीक था। रुबीना का इलाज चल रहा था और ये सारी बातें रुबीना ने खुद दानियाल को बताई, जबकि लड़के की पहली बीवी जो गांव की एक सीधी सादी औरत थी, आज तक वो मासूम भी अपने शोहर के लौट आने का इंतजार कर रही थी। अल्लाह जाने इन तीन शैतानों ने उस मासूम के साथ कौन सा घिनौना खेल खेला। दानियाल के लबों से ऐसी कर बगेज सच्चाई सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उफ खुदाया, हम ज़ाहिरी शानो शौकत और शराफत से मुतासिर होकर अपनी बेटी को एक अंधे कुएं में धकेलने वाले थे। मेरी बीवी उसी लम्हे मसल्ला बिछाकर अल्लाह के हजूर झुक गई, जिसने गयासुद्दीन को ऐन मौका पर फरिश्ता रहमत बनाकर भेजा, और हम बुरे और जुराइम पेशा लोगों के चुंगल में फंसने से बाल बाल बच गए। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कुछ यही सूरत हाल हमारे साथ भी दरपेश थी। इस वाक़या के बाद लाला के जितने भी रिश्ते आए, हमने उनकी कतई पजीराई न की। मैं तो पहली फुर्सत में गयासुद्दीन से राय तलब करता, लेकिन हर बार वो सिर्फ नफ़ी में सर हिलाकर मना कर देते। देखो, हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। अगर आप यूं ही हर आने वाले रिश्ते को ठुकराते रहे तो हमारी लाला तो घर ही बैठी रह जाएगी। एक दिन बेगम का ज़ब्त जवाब दे गया तो वो मुझ पर बेमौसम की बारिश की तरह बरसने लगी। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वो तीखी नज़रों से मुझे घूर कर रह गई। सुनो, कल जो लोग लाला बिटिया के सवाली बनकर आएंगे उन्हें इनकार मत करना। आखिर एक दिन गयासुद्दीन साहब ने अल्लाह अल्लाह करके ये खुशखबरी के अल्फाज मुझे सुनाए। चट मंडी पक ब्याह के मुसादिक 2 महीने के अंदर हमने अपनी बेटी को हैसियत के मुताबिक जहेज देकर रुखसत कर दिया। गयासुद्दीन ने मेरे दामाद को सोने के चंद सिक्के नज़र किए और उसे लाला को खुश रखने और कोई दुख ना पहुंचाने की ताकीद की। आबिद मियाँ, हमें यहाँ से कूच फरमाने का हुक्म मिल चुका है। अब हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात तुम्हारे इल्म में लाना ज़रूरी समझते हैं, ताकि कई बरसों से बेशुमार सवालात तुम्हारे दिमाग में मचल रहे हैं, उनके जवाबात तुम्हें मिल जाएं। एक दिन वो मेरे पास आए और उनके लबों से ये अल्फाज निकले। मैं खामोशी से बैठा उनकी सूरत देखता रहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोले, उस रात भी वैसी ही तूफ़ानी बारिश और गज़ब की ठंड पड़ रही थी, जैसी कि एक रात तुम्हारी ज़िंदगी में भी आई, जब भाभी की तबीयत अचानक ख़राब थी। वक्फे वक्फे से बादलों की गरज और चमक और बिजली की कड़क ने इंसानों को सरे शाम ही अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे आलम में मोहल्ले की जामिया मस्जिद के पेश इमाम मौलवी बहरोज़ लोधी के घर के दरवाजे पर एक ज़रूरतमंद ने दस्तक दी और दरवाज़ा खोलने पर मौलवी साहब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, मौलवी साहब, मेरी बीवी ने बैक वक्त 4 बच्चों को जन्म दिया। हमारे कबीले के मोतबर बुजुर्ग ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने बच्चों के कान में आपसे अजान दिलवाऊं।
किसी ज़ोर ज़बरदस्ती का मुझे हुक्म नहीं दिया गया है, सिर्फ आपसे इल्तजा करने को कहा गया। अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। उस ज़रूरतमंद के लहजे में जाने ऐसी क्या ख़ास बात थी कि बहरोज़ लोदी ने सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर उसके साथ जाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। अजनबी बहरोज़ लोदी को लिए अपने मकान के दरवाजे पर आनकर रुका और टाट का पर्दा हटाकर बहरोज़ लोदी को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मकान में दाखिल होते ही बहरोज़ लोदी ने दो बातें बड़ी शिद्दत से महसूस की। अव्वल ये कि बाहर की निस्बत मकान के अंदर सर्दी का एहसास एकदम कम होकर रह गया, और दूसरा ये कि मकान से बाहर अगर रात थी तो मकान के अंदर गोया दिन निकला हुआ था। बहरोज़ लोदी को हैरत का दूसरा झटका उस लम्हे लगा जब वो अजनबी अपनी बाहों में अपने 4 नौमौलूद बच्चों को लेकर उनके करीब आकर बैठ गया। वो चारों नौमौलूद आम बच्चों की निस्बत बहुत छोटे थे, बमुश्किल बालशित भर के। मौलवी साहब, उन बच्चों के कान में अजान देनी है, अजनबी ने कहा। मौलवी बहरोज़ लोदी ने डरते डरते एक बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसे अपने करीब किया और उसके नन्हे से कान के करीब अपने होंठ ले जाकर बच्चे के कान में अजान देनी शुरू कर दी। अजान देने के बाद यूं ही मौलवी बहरोज़ लोदी ने बच्चे को उसके बाप के हवाले किया। बच्चे के लबों से आवाज़ बरामद हुई, शुक्रिया। मौलवी साहब हैरत से उछल पड़े और अपना वहम दूर करने के लिए जो ही बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे को अब मुस्कुराते हुए देखती अपनी तरफ पाया। घूरते पाकर उनका दिल धक से रह गया और आंखों की पुतलियों में खौफ सा हलकोरे लेने लगा। ताहम उन्होंने अपने खौफ को अपने ऊपर हावी होने न दिया और हिम्मत जमा करके बाकी तीनों बच्चों के कानों में भी अजान दी। बच्चों ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी मेरे आने की राह देख रही होगी, मौलवी साहब ने कहा। आप नहीं जानते मौलवी साहब, आपने मेरे इन बच्चों के कानों में अजान देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आप इन बच्चों के कानों में अजान देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ना लाते तो मुझे अपने ये बच्चे बुत परस्त देव के हवाले करने पड़ जाते। ये नेकी और बदी की लड़ाई है जिसमें आज मिलने वाली कामयाबी में आपका किरदार बहुत अहम रहा है। फिर वो अजनबी अपने चारों बच्चों को देखकर बोला, मेरे बच्चों, अपने इस मोहसिन को याद रखना और जब भी ये किसी परेशानी या मुसीबत में गिरफ्तार हो इनकी मदद के लिए पहुंच जाना। उन चारों बच्चों में से एक इस वक्त आपके सामने बैठा है जो आपसे मुखातिब है। ग़ियासुद्दीन ने अपने सीने पर हाथ रखकर ज़रा सर को झुकाते हुए कहा, और वह बुज़ुर्ग बहरोज़ लोदी आपके आबाओ अजदाद में शुमार होते हैं। मेरा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है, हम मुसलमान जिन्नात हैं। जब तक बहरोज़ लोदी के नाम लेवा पैदा होते रहेंगे हम किसी न किसी रूप में उनके ख़ानदान या नाम लेवा के मुहाफ़िज़ निगरान बनकर आते रहेंगे, और इस सिलसिले का इख्तिताम उस वक्त होगा जब मोहतरम बहरोज़ लोदी के ख़ानदान का नाम चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी औलादे नरीना का जन्म रुकते ही हमारी आमद का सिलसिला भी रुक जाएगा। ये कहते ही ग़ियासुद्दीन एकदम से उठ खड़े हुए। मैं भी बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। उन्होंने गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाया और अल्लाह हाफिज़ कहते ही अपनी जगह खड़े खड़े एकदम से गायब हो गए। मैं गोश्त पोस्ट का जिंदा मुजस्मा बना खड़े का खड़ा रह गया। एक नाकाबिले यकीन सच्चाई ने मेरी अकल चकरा कर रख दी। अगर मैं ग़ियासुद्दीन की हकीकत से अपनी बीवी बच्चों को आगाह करता तो शायद वो मेरी इस बात का यकीन कभी न करते कि ग़ियासुद्दीन एक मुसलमान जिन था। इसलिए मैंने इस सच्चाई पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया और ग़ियासुद्दीन के हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाने को ज़िंदगी का नाम देकर अपनी ज़िंदगी में मगन रहने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। ग़ियासुद्दीन का जब भी ख्याल आता मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाया करता कि आखिर हम इंसान जिन्नात से इस कदर खौफज़दा क्यों रहते हैं। अगर जिन्नात ग़ियासुद्दीन जैसे नेक मददगार होते हैं तो मेरी दुआ है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक जिन का अमल दखल ज़रूर हो। काश ये खूबी हम इंसानों में भी होती कि अपनी हस्ती पर एहसान फरमाने वाले शख्स की हम भी ग़ियासुद्दीन जैसे जिनज़ादे की तरह नस्ल दर नस्ल ताबेदारी कर सकते।